आज एक ऐसे चैप्टर और टॉपिक पे चर्चा करने के लिए किसका असली हाथ है। हर सीजन में फुल तगड़ा मिलता है, अब फिर उसके बाद में मैंगो हो गया। अरे अभी भी जाओ जूस शॉप में, तुमको जूस निकाल के दे देंगे। क्या इसके पीछे कोई केमिकल का राज है? तो ये केमिकल होता क्या है, इसी रहस्य के ऊपर से पर्दा हटाएंगे। अब मैं रेडी हूँ अपने शस्त्र को लेकर। अब हमारा एपिसोड हो चुका है ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल? तो आ गई आपकी राधा मैम आज एक ऐसे चैप्टर और टॉपिक पे चर्चा करने के लिए और विचार करवाने के लिए जिसमें हमें ये समझेगा कि ये जो हमारे अन्नदाता प्राणदाता है ना, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के पीछे किसका असली हाथ है। जैसे वो हमारे लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में किसका हाथ है। और अगर सपोज अब तुमने देखा होगा कोई प्लांट, अब जैसे कि बनाना हो गया, हर सीजन में फुल तगड़ा मिलता है, अब फिर उसके बाद में मैंगो हो गया। अरे अभी भी जाओ जूस शॉप पे, तुमको जूस निकाल के दे देंगे। तो भैया आ कहाँ से रहा है, इतनी चीजें आ कहाँ से रही है? क्या इसके पीछे कोई केमिकल का राज है? तुमने सुना होगा कि ये जो एप्पल है ना, ये बहुत अजीब दिख रहा है, इसमें पक्का केमिकल है, 100% इसमें तो केमिकल है ही। तो ये केमिकल होता क्या है? अब जैसे तुम्हारे में, जैसे मेरे में हार्मोन्स होते हैं, क्या इनमें, हमारे अन्नदाता, हमारे प्राणदाता में भी हार्मोन्स है हार्मोन्स? तो आज हम उसके बारे में भी देखेंगे। फिर देखेंगे जैसे हमारे अंदर के हार्मोन्स हम पे कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाते हैं, क्या हमारे ऊपर भी कोई ना कोई इफेक्ट जैसे दिखाते हैं, वैसे ही प्लांट के हार्मोन्स में कोई इफेक्ट दिखाते हैं। तो आज हम इसी रहस्य के ऊपर से पर्दा हटाएंगे और शुरू करेंगे आज के इस ब्यूटीफुल से सेशन पे। अब मैं रेडी हूँ अपने शस्त्र को लेकर, आप भी रेडी हो जाइए अपने रंग बिरंगे पेन और किताब को लेकर। उससे पहले मैं ये पूरा सेशन शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताऊंगी। ये वन शॉट हम कब देख सकते हैं? मैडम जी आप ये वन शॉट तब देख सकते हैं जब आपका ये चैप्टर पढ़ के नहीं हुआ है, एकदम फ्रेश स्टार्ट है, आप पढ़ लो। आप ये वन शॉट रिवीजन के लिए देख सकते हैं, आप ये वन शॉट शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए देख सकते हैं। तो कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी सिचुएशन हो, आप ये वन शॉट देख सकते हैं जिसमें आपको इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। मैंने ट्राई किया है कि मैं इस वन शॉट में ज्यादातर चीजें लिख के टाइप वाले फॉर्म में लाऊं, क्योंकि मुझे तुम्हारे टाइम का बहुत ज्यादा वैल्यू है। अगर मैं सब लिखती जाऊंगी, जैसे कि तुमने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे होंगे या लाइव सेशन देखा होगा, उसमें आई यूज्ड टू राइट एवरीथिंग, बट अगर मैं उस तरीके से गई तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि अपना ये वन शॉट 4-5 घंटे का हो जाए, और अपने पास उतना टाइम बिल्कुल नहीं है। हमारे पास लगभग के 3.5 महीना बाकी है, यानी कि 107 दिन। 107 दिन में अगर हम 4 घंटा एक चैप्टर के लिए लगा देंगे तब तो बायोलॉजी कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, है ना? तो इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में, इस कंसाइज फॉर्मेट में टाइप भी किया, नोट्स भी जो बनाया ना, वो तुम्हें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे। तो तुम्हें उसकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बाय द वे, कन्वीनियंस से मुझे याद आया कि आपके बहुत सारे डिमांड्स के बाद अब हमारा एमवीसैट हो चुका है ऑनलाइन, यानी कि घर बैठे आप फॉर्म भरिए। सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है, उसको फिल करो। और ना ही कि आप सिर्फ फॉर्म भर रहे हो, आप इसका एग्जाम भी ऑनलाइन दे सकते हो। तो देरी किस बात की, फटाफट से जाना है अपने डिस्क्रिप्शन में और उस लिंक से फॉर्म को रीडायरेक्ट करो और फिल करो फॉर्म, और मुझे बताना कि तुमने ये फॉर्म फिल किया है कि नहीं, ठीक है? एमवीसैट दे के रखो, एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा ही फायदा है, वो भी घर बैठे हो चुका है, ठीक है? चलो फिर आज का सिलसिला शुरू करते हैं तुम्हारी मैम और मेरे पुकीस के साथ। चलो फिर शुरू करते हैं। अब ना सबसे पहले मैं तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट्स को ब्रश अप करवाऊंगी, ठीक है? जो चीज मैंने अगर मेरे सुंदर रंग बिरंगे हाइलाइटर से हाईलाइट किया, समझ लो उसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो अब ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करेंगे। तो तुम लोगों को पता होगा कि जितने
जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने सेक्सुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो अपना लाइफ जो है ना जाइगोट के फॉर्म में शुरू करते हैं। तो अगर मैं इसको बेटर एक्सप्लेनेशन दूं तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई स्पर्म एंड फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ओवम। ये लड़की गैमेट है, ये लड़का गैमेट है। नाउ दे विल फ्यूज टुगेदर, व्हेन दे विल फ्यूज टुगेदर दे आर फॉर्मिंग जाइगोट। और अगर तुम जाइगोट का शेप देखो ना बाबू भैया, इट लुक्स लाइक अ विब्रियो शेप, और ये होता है भैया सिंगल सेल। ये क्या होता है भैया? ये होता है भैया यूनिसेल्यूलर। इसीलिए कहा गया है कि जितने सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी जिंदगी की शुभ शुरुआत, वो अपने जिंदगी की शुभ शुरुआत चालू करते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेज कॉल्ड एज जाइगोट। दिमाग में बैठ गया, अंदर सीप इन हो गया। अब आगे देखते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्लांट है ना, जब वो जाइगोट से फॉर्म होता है तो वो एक प्रॉपर प्रिसाइज स्टेप में जाता है, और उसका जो सीक्वेंस है ना वो एक प्रॉपर ऑर्डर में चलता है। जैसे यहाँ पे स्पर्म था और यहाँ पे एग का फ्यूजन हुआ, ठीक है, फिर बाद में जाइगोट बना, फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, मोरुला स्टेज आएगा, ब्लास्टुला स्टेज आएगा, प्लेसेंटेशन में जाके चिपक जाता था। तो ये सब जो फलानी ढिकानी बातें हैं ये बिना सीक्वेंस के नहीं होती है। वैसे ही जो हमारा प्लांट है ना, वो बीज से लेके पूरा प्लांट होने तक की वो बीज दे पाए, ये एक प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर सीक्वेंस में चलता है मेरे दोस्तों। तो ये सीक्वेंस ब्रेक नहीं किया जाता है। ये सीक्वेंस ब्रेक इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि एक भी मिसिंग स्टेप अगर आ गया ना तो वो पर्टिकुलर जो हमारा प्रोसेस था उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इतना अपने को समझ गया। अब ना यहाँ पे मैंने प्लांट डेवलपमेंट जो है ना उसका एक डायग्राम लाया, ध्यान से देखना है। पहले मेरा जाइगोट था, फर्टिलाइज्ड एग। अब ये फर्टिलाइज्ड एग, इसके पहले का भी अगर मैं आप लोगों को भैया स्टेप्स दिखाऊं ना, इसके पहले का भी भैया अगर मैं आप लोगों को स्टेप्स दिखाऊं ना तो कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है तुम्हारे पोलन ग्रेन्स, ठीक है, और इसके ये जो पोलन ग्रेन्स है ना वो गया आपके ओवरी में, ठीक है, तब इसने बनाया जाइगोट। जाइगोट बनाने के बाद जो है वो मियोसिस करता है। अब मेरे भाई मियोसिस जो है ना वो रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस जो है ना मेरे भाई वो रिडक्शनल डिवीजन है, यानी एक सेल जो है ना वो 2 सेल में बट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 8 सेल एम्ब्रियो स्टेज बना। यही माइटोसिस, यही मियोसिस, सेल डिवीजन करते 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 8 सेल का ये बन चुका है। उसके बाद में ग्लोब्यूलर स्टेज बनेगा, फिर उसके बाद में हार्ट एम्ब्रियो स्टेज। हार्ट एम्ब्रियो स्टेज क्यों कहा जाता है मैडम जी? क्योंकि ये जो सेल्स है ना ये खुद को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इट लुक्स लाइक अ हार्ट, इट लुक्स लाइक अ हार्ट, ठीक है। उसके बाद में वो टॉर्पिडो टाइप का एम्ब्रियो बनाते हैं। टॉर्पिडो टाइप का एम्ब्रियो बनाने का मतलब एक क्लीवेज लाना। ये तुम लोगों को यहाँ पे क्लीवेज दिख रहा है। अब ये क्लीवेज क्यों होना चाहिए? क्योंकि यही तो मेरे कॉटिलीडॉन्स बनेंगे। अगर यहाँ पे क्लीवेज नहीं आया तो वो मोनोकॉटिलीडोनस बन जाएंगे। यहाँ पे यू कैन सी क्लीवेज, यानी कि ये डाइकॉटिलीडोनस बनने वाले हैं। तुमको दिख रहा है यहाँ पे एक बड़ा सा क्लीवेज आया हुआ है, और उसी के बाद आपका मैच्योर प्लांट आता है। इसके आगे का भी स्टेप मैं बताती हूँ। ये मैच्योर प्लांट जो है ना इसके अंदर आपका फ्लावर आएगा, फिर आपका फ्रूट आएगा, फ्रूट में से सीड आएगा, और यही प्रोसीजर चलते जाएगा। बट इसके अंदर ये जो आगे बढ़ रहा है, जैसे मैंने बोल दिया भैया मेरे को खाना बनाना है, भैया मेरा जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है, तो प्लांट सबसे पहले मेरे दोस्तों एंडोस्पर्म बनाता है। सिर्फ खाना जो है वही पेट चला सकता है कि नहीं? बच्चा हो गया, खाना है ही नहीं तो दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। इसके वजह से हमको न्यूट्रिशन का जरूरत होता है। तो हम इस चैप्टर में यही सीखने वाले हैं कि हमारा प्लांट का जो डेवलपमेंट है ना और हमारे प्लांट को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है ना वो किस कारणवश मिल रहा है ना, वो इस चैप्टर में सार में है, वो हम समझते जाएंगे। मैंने ट्राई किया है जितना छोटा हम ये वीडियो बना सके उतना तुम्हारे लिए अच्छा, क्योंकि इतना ज्यादा हाई वेटेज का ये चैप्टर है नहीं।
बट इसका एप्लीकेशन हो, इसका ना डाइवर्स एप्लीकेशन है। मतलब जब तुम रियल लाइफ में भी बाहर जाओगे, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई ये केमिकल वाला, ये केमिकल वाला नहीं है। तो ये अवेयरनेस भी तुम्हारे अंदर क्रिएट हो, इसलिए ये चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में डाला गया है। जब तुम साइंस पढ़ते हो ना, तो तुम्हारा जो माइंडसेट होता है ना, वो साइंटिफिक टेम्पर के थ्रू डेवलप होता है, क्रिटिकल थिंकिंग आती है तुमको, और जब ये दो एलिमेंट्स होते हैं ना, अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है दोस्तों। तो इसके वजह से हमें ये कॉन्सेप्ट सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो अब ना पहले देखेंगे कि ग्रोथ क्या होता है। अब हम लोग ना पढ़ते आए हैं कि ग्रोथ जो है ना एक ऐसा फीचर है जिसके ऊपर मास का एक्यूमुलेशन होता है ना। बट जब हम लोग 11th में लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे थे, हमने सीधे बोला, हमने क्वेश्चन उठाया कि ठीक है मेरे भाई, ग्रोथ जो है वो एक तरीके से डिपोजिशन है। तो अगर मेरे रेत के टीले के ऊपर रेत बढ़ता जा रहा है, क्या वो भी ग्रो कर रहा है? तो मेरे दोस्त यहाँ पे आंसर नो होगा, वो ग्रो नहीं कर रहा है। तो मैडम जी वो ग्रो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो सिर्फ एक डिपोजिशन है, उसका इंट्रिंसिक अंदर से कोई चेंज, कोई डेवलपमेंट नहीं आया ना। अंदर से अगर डेवलपमेंट आता ना, तब हम उसको बोलते हैं हाँ ये हुआ डेवलपमेंट, है ना। तो ये ग्रोथ जो होता है ना, दो तरीके का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, यानी कि तुम्हारे सेल्स जो है माइटोसिस की है, मियोसिस की है, और फिर जाके भैया ग्रो कर पा रहे हैं। और एक जो ग्रोथ होता है ना, वो होता है भैया एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, यानी कि ऊपर ऊपर से सिर्फ डिपोजिशन होता जा रहा है। इसीलिए तो हमने ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा, क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग थिंग भी कर रहा है, तो मैं ये कैसे बोल दूं ये अलग हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं अपना हाइलाइटर देवी को बुलाने वाली हूँ, मुझे बताना तुमको हाइलाइटर से दिख रहा है कि नहीं। तो ग्रोथ जो है ना एक बहुत ज्यादा फंडामेंटल और विजिबल कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग बीइंग का। फंडामेंटल यानी कि शुरुआती यहाँ से होती है। हमारे शरीर में सबसे पहला जो फीचर स्टार्ट होता है ना, वो ग्रोथ का ही फीचर होता है। तुम लोग को दिख तो रहा है ना? यस तो ग्रोथ ही तो सबसे पहले शुरू होती है। कहा तुम जाइगोट के स्टेज में थे, अरे वो छोड़ो, जब स्पर्म भी था ना, तो वो स्पर्म भी डेवलप कर रहा है खुद को, उसके बाद में जाके फर्टिलाइज कर पा रहा है। एग भी जो है 28 दिन के ड्यूरेशन में खुद को डेवलप करता है और फिर आगे जा पाता है ना। तो शुरुआत से हमारी सारी चीजें जो है ना वो ग्रोथ पे डिपेंडेंट है। सबसे फंडामेंटल और शुरू का प्रोसेस कहा जाता है जिसका नाम है ग्रोथ। बट इसको मैं डिफाइनिंग नहीं कहूंगी, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रोथ करते हैं। यह 100% बात सही होगी, 11th का रिवीजन भी हो गया। अब ग्रोथ जो है ना ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इरिवर्सिबल होता है। यहाँ ध्यान देना, ग्रोथ, इसको अपन पिंक से करते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं। ग्रोथ जो होता है ना वो एक तरीके का इरिवर्सिबल और परमानेंट इंक्रीज होता है साइज में, ठीक है। परमानेंट इंक्रीज हो जाएगा आपका साइज और इरिवर्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, कल को जाके तुम्हारी हाइट अगर 6 फीट हो गई तो तुम 6 फीट से 5 फीट नहीं आओगे। अब अगर तुम फैट का बात करो तो फॉर एग्जाम्पल आज तुम्हें एब्स आ गए, आज तुम्हें बॉडी शॉडी आ गई, तो जरूरी है कि वो हमेशा परमानेंट रहेगा? नो, इट इज रिवर्सिबल। तुम खाओ फिर से पिज्जा विज्जा दबा के, तुम फिर से तुम्हारा पेट वेट आ जाएगा, है ना। फिर से तुम्हारा ऐसे कॉनकेव टाइप का, लेंस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा तुम लोगों का, है ना। बट अगर तुम ग्रोथ का बात करो तो एक बार अगर तुम्हारी हाइट बढ़ गई तो वो छोटी नहीं होती। मान लो तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा हाथ इतना लंबा हो गया, वो छोटा होगा क्या? अगर तुमने खाना खाया या नहीं खाया, माल नरिश बच्चे का भी उतना ही रहेगा फिर, अगर एक बार वो ग्रो हो चुका है, ठीक है। तो ये ग्रोथ जो होता है इरिवर्सिबल होता है, परमानेंट होता है। चाहे वो ऑर्गन हो चाहे वो सेल हो, वो परमानेंटली उतना साइज अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद वो पीछे नहीं आ पाते, ठीक है। अब ग्रोथ जो है ना वो मेटाबॉलिक प्रोसेस से एकम्पनीड होता है। यानी कि अब देखो, पहले तो ना हाँ ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों आता है मेरे दोस्त। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों आता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ग्रोथ में क्या होता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर कुछ चीजें जो है, अगर तुमने कुछ खाया है तो वो चीज का टूटना और
जो चीज तुमने खाई है वो टूटने के बाद नया चीज का फॉर्मेशन, दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो अगर मेरे दोस्त इसका मैं सिंपल एक्सप्लेनेशन लिखूं, तो एनाबॉलिक को अगर मैं देखूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ना यहाँ पे खाया पनीर क्यूब, ठीक है, सबसे इजी ले लेती हूँ कि मैंने यहाँ पे ना पनीर का क्यूब खाया, तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के हिसाब से होगा क्या? अगर कैटाबॉलिज्म, ऑब्वियसली कैटाबॉलिज्म रिएक्शन पहले हो रहा है, तो यहाँ पे ना मेरे को पनीर जो है ना, पनीर मान लो उससे मिल रहा है प्रोटीन, मान लो क्या मिल ही रहा है, और यही प्रोटीन को तोड़ के अगर मुझे अमीनो एसिड मिल रहा है ना, तो दिस इज माय कैटाबॉलिज्म। अब इससे इजी एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा तुमको। अगर मैं एनाबॉलिज्म का बात करूं, तो मेरे ना बॉडी में अमीनो एसिड आ चुका है आफ्टर डाइजेशन। अब यही अमीनो एसिड जो है ना, उसको एसिमिलेट करने के टाइम पे मैं अगर प्रोटीन बना पाई, तो वो होता है एनाबॉलिज्म। और ये जब दोनों प्रोसीजर साथ में होते हैं, उसको ही आप कहोगे मेटाबॉलिज्म। तो एक बंदे का ग्रोथ डिपेंडेंट होता है मेटाबॉलिज्म पे। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो है तो ग्रोथ भी थोड़ा स्लो हो जाता है। तुम सोचो ना, तुम खा रहे हो, तुम्हारा खाना यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत होगी, यहाँ पे परेशानी होगी। तो वही बात होती है अपने ग्रोथ की, ठीक है। अब एक चीज याद रखना है कि ग्रोथ के लिए एनाबॉलिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कैटाबॉलिज्म। ज्यादा तुम्हारी चीजें बननी चाहिए एज कंपेयर टू टूटना, ठीक है। तो ये जो मैंने मैक्स का उपयोग किया कि एनाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म, ये एमसीक्यू में आ चुका है, अपने दिमाग में बैठा लेना है। जब मैं ऐसा बोलती हूँ ना कि आ चुका है एमसीक्यू में, तो अपने बुक के ऊपर ना ऐसे लिख देने का और स्टार डालने का बॉक्स में डाल के, इसलिए तो मैंने हाईलाइट किया है। आई होप ये सब विजिबल है, हाँ, मतलब स्क्रीन पे कैसे विजिबल होना चाहिए ना आप लोगों को जब आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। इतना अपने को समझा। अब नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि प्लांट ग्रोथ जो है ना, वो ज्यादातर इनडिटर्मिनेंट होता है। मतलब ना तुम बता नहीं पाओगे कि ये पर्टिकुलर प्लांट किस रेट पे ग्रो करेगा, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तुम नहीं दे सकते। हाँ, तुम अंदाजा लगा सकते हो। अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैंने एसी चालू किया 21 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और मैंने इसको 6 घंटे के लिए चालू किया, तो जो अमाउंट है ना कि इतना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा, दैट इज फिक्स्ड। बट अगर मैं ये बोली ना कि मैं अगर मेरे पेड़ को 6 घंटे के लिए धूप में रख रही हूँ, तो 1 मिनट, मुझे एक कॉल आ रहा ही, लेकिन मैं अभी नहीं उठाऊंगी यार। मैं जिधर पढ़ाती थी ना पहले, टू मिनट्स गाइस, मेरे को ना एडिट कर, तुम लोगों के लिए एडिट करवा रही हूँ कि फटाफट से मैं चीजें डाल पाऊँ। और कल मैराथन वगैरह भी आ रहा है ना आप लोगों के लिए, तो वही एडिटर का कॉल था। चलो ये तो होता रहेगा यार, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा प्लांट है, मैं इसको 6 घंटे के लिए बाहर रख रही हूँ, तो इसके ऊपर इतना इफेक्ट आएगा, इतना इसके ऊपर फोटोट्रॉफिक इफेक्ट आएगा, तो तुम वो मेजर नहीं कर सकते हो प्रॉपरली, ठीक है, तुम एक अंदाजा लगा सकते हो। तो चलो अब इस टॉपिक में और इंडल्ज होने की कोशिश करते हैं। तो प्लांट्स में ना जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना, वो कुछ कुछ ही लोकेशंस पे प्रेजेंट है। पहली बात तो इस पार्ट को हाईलाइट करना इज इम्पोर्टेंट कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं बट कुछ कुछ ही लोकेशंस पे। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तो मुझे चैन आएगा क्या? तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो ग्रोथ प्रमोट करते हैं। जिधर पे भी मेरिस्टेमेटिक सेल होगा, जैसे तुम्हारे रूट पे होता है, तुम्हारे शूट के टिप पे होता है, तो वो लोग ना ग्रोथ प्रमोट करते हैं, तो दैट इज योर मेरिस्टेमेटिक सेल। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि हर जगह नहीं प्रेजेंट होता, कुछ कुछ ही लोकेशंस पे होता है, जिसके वजह से तुम अनलिमिटेड ग्रोथ देख सकते हो प्लांट का, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं ना, उसके पास एबिलिटी होती है कंटिन्यूस डिवीजन और सेल्फ रीजनरेशन की। अब इसका अगर मैं हाईलाइटिंग
पार्ट बताओ, उनके पास क्या क्या एबिलिटी होता है कि वो लोग अनलिमिटेड तरीके से सेल डिवीजन कर पाए, ठीक है, कंटिन्यूअस तरीके से सेल डिवीजन कर पाए और सेल्फ रीजेनरेशन कर पाए। अब जैसे कि हम अगर अपने नॉर्मल इंसान के बारे में बात करें तो हम ना एक एज के बाद में हमारा हाइट बढ़ना रुक जाता है, फिर एक एज के बाद में हमारी हाइट कम भी होने लग जाती है ना। तो ये सब तुम डिफरेंस देखते हो, है कि नहीं, डिफरेंस दिखता है तुम लोगों को कि यार हो रहा है। बट प्लांट्स में ना कंटिन्यूअस ये जो ग्रोथ है ना उनके डेथ पीरियड तक चलते ही जाता है, ठीक है। इतना अपने में और प्लांट्स में डिफरेंस है। तो आप बोलोगे इतना भेदभाव क्यों, तो भैया इतना तो चलता है ना, एटलीस्ट तुम मूव कर पा रहे हो, तुम मेरे जैसे इंसान को इतना मूव करते हुए देख रहे हो, वो लोग तो मूव ही नहीं कर पाते, कितना प्रॉब्लम का बात है। अब मैं कंटिन्यूअस डिवीजन का बात करूं, कंटिन्यूअस अगर मैं डिवीजन का बात करूं तो यहाँ पे ना माइटोसिस और मियोसिस की बात चल रही है, क्योंकि इनके ही वजह से इक्वेशनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन और डिप्लॉइड का डिप्लॉइड बनना, ये सब चीजें होती है। सेल्फ रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रूट है, इसके टिप के ऊपर ना मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, तो ये खुद को रीजनरेट यानी कि फिर से बना पाए, सो दैट ये पूरा रूट जो है ना मेरा अच्छी तरीके से ग्रो हो पाए, ठीक है। इतना समझा अपने को। अब प्लांट जो है ना इसके अंदर ग्रोथ जो होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है, अनलिमिटेड होता है। तुम बता नहीं पाओगे कि इसका इतने ही रेट पे ग्रोथ चलेगा, तुम समझ ही नहीं पाओगे वो। बट कुछ प्लांट पार्ट जो है ना उसके अंदर लिमिटेड डायमेंशंस होते हैं। अब ये हाईलाइटिंग पार्ट आ गया, है कि नहीं, अब ये हाईलाइटिंग पार्ट आ गया आप लोगों का कि ग्रोथ जो होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है, ठीक है, यानी कि अनलिमिटेड रहेगा आप लोगों का ग्रोथ। बट कुछ प्लांट पार्ट्स में लिमिटेड डायमेंशंस होते हैं, सारे प्लांट पार्ट्स उतना ग्रो नहीं कर पाते हैं। यानी कि इसका मतलब होता है जैसे लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब का जो ग्रोथ है ना डिटर्मिनेट होता है। अब जैसे कि मेरा फ्लावर बन चुका है, वो फ्लावर बाद में उसके पत्ते झड़ेंगे ही, क्योंकि उसका फ्रूट बन चुका है, फ्रूट के अंदर सीड है। अब जैसे फ्रूट है वो मैंने खा लिया, वो फ्रूट एक टाइम पे और कितना ही ग्रो हो जाएगा, उसके बाद में तो सीड बनेगा ही। तो ये सब चीजें जो है ना इनका ग्रोथ जो होता है वो डिटर्मिनेट होता है, यानी कि फिक्स्ड होता है, इसके ऊपर ये नहीं जा सकते। बट अगर तुम पूरे प्लांट के बारे में बात करो, उनके जो स्पेसिफिक एरियाज के बारे में बात करो, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। जैसे अगर तुम रेन फॉरेस्ट वगैरह में चले गए या तुम पीपल का ही पेड़ देख लो, उसके जो जड़े है ना, तुम अपने अगर पहले के जो घर होते थे ना लिटरली वो जो ईंटें होती है ना उसमें से भी निकल के आते थे। पहले मैं चौल में रहती थी, 18 ईयर्स तक आई यूज टू लिव इन चौल। तो वहां पे जो घर था ना, तो वहां पे लिटरली पता है लोगों के घर में पत्थरों से भी आ जाता था यार पीपल का पेड़। तो मतलब वो जो उसके छोटे छोटे जड़ें होती है वो सब चली जाती है पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना, हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट करके। तो उनका जो ग्रोथ है देखो इनडिटर्मिनेट है, अनलिमिटेड ग्रोथ है भैया, तुमको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ तक उनका ग्रोथ चल रहा है, ठीक है। अब तुम लोग अगर देखो तो फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ये ना प्लांट में से पीरियोडिकली फॉल होता है। तुमने फॉल सीजन नाम का टाइम सुना होगा, या तुमने ये देखा होगा ना कि ये फ्रूट का ये सीजन है, लेकिन कभी ये सुना है कि ये रूट का ये सीजन है, ये लीफ का ये सीजन है, चल लीफ भी फॉल होता है, ब्रांचेस का ये सीजन है, नहीं, क्योंकि उनका ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, ग्रो ही होते रहता है। बट अगर तुम इनकी बात करो ना, फ्रूट फ्लावर ये सब की, तो ये लोग प्रॉपरली पीरियोडिकली एक एक टाइम पे निकलते जाते हैं, फॉल होते जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम कि प्लांट का ग्रोथ जो होता है वो मेजरेबल कैसे होता है, ठीक है। अब देखो ग्रोथ जो होता है ना सेल्यूलर लेवल पे वो क्यों होता है, बिकॉज इट इज, पहले तो यहाँ हाईलाइट कर लो कि ग्रोथ एट सेल्यूलर लेवल इज ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अगर मेरा प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ गया, अगर मेरा प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ गया, तब मैं कह सकती हूँ कि मेरा ग्रोथ हो रहा है। मेरा ग्रोथ होने के लिए मेरे को जरूरत है मेरे प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीज होने की। अब और क्या क्या चीजें इंक्रीज होती है, तो मेरा जो सेल का न्यूक्लियस है वो बड़ा होता है। तो अगर मैं इसको तुमको एकदम अच्छे से बताऊं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई सेल, मैं ना अमीबा का एग्जाम्पल लेती हूँ। ओह, फॉर एग्जाम्पल ये है अपना अमीबा, ठीक है, नॉर्मल सा अमीबा है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। अभी अमीबा को ना बाइनरी फिशन करना है,
ठीक है, अब बाइनरी फिजन करना है यानी कि 2 अमीबा बनेंगे, तो इसमें मुझे मेरा न्यूक्लियस भी तो एक्सटेंड करना पड़ेगा ना। तो देखो कैसे एक्सटेंड होगा न्यूक्लियस। अब ना ये आपका अमीबा तो है ही, बट आपका न्यूक्लियस जो है ना एकदम स्ट्रेच्ड दिखेगा कि प्रॉपरली तुम्हारा डिवीजन हो पाए। अब आगे देखो होता है क्या, आगे देखो होता है क्या। तो यहाँ पे आपके 2 अमीबा बन चुके हैं ना, यहाँ पे आपके 2 अमीबा बन चुके हैं। तो न्यूक्लियस कभी कभी एक्सटेंड इसलिए होता है सेल का कि वो सेल डिवीजन कर पाए। समझे मेरी बात। तो अमीबा का एग्जाम्पल जो है ना सबसे ज्यादा रेलेवेंट एग्जाम्पल होता है बच्चों के लिए, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। दूसरी बात, मेरा न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मेरा सेल का साइज बढ़ेगा। तुमने अगर आटा कभी गूथा होगा ना, तो उसको अगर तुम ऐसे ऐसे करते हो और फिर ट्विस्ट करते हो तो तुम्हारे आटे का साइज भी तो बड़ा होता है ना, तभी तो तुम न्यूक्लियस से तोड़ पाते हो। तो इंक्रीज इन सेल साइज, ठीक है। अब लेंथ इंक्रीज करना, लेंथ इंक्रीज करना मतलब कि मेरा इस सेल डिवीजन, इस ग्रोथ के वजह से जो लेंथ है ना प्लांट का वो भी इंक्रीज होगा। अब तुम लोगों ने एक नॉर्मल देखा होगा जो लीफलेट होता है जस्ट ग्रो हुआ है, वो तो एकदम छोटा है, धीरे धीरे करके ये बड़ा पेड़ बनते जाएगा, है ना, धीरे धीरे करके ये बड़ा पेड़ बनते जाता है। और लेंथ इंक्रीज का समझो दूसरा सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा पेड़ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा पेड़ है। अब ये पेड़ जो है ना इसका लेंथ और विड्थ ना मैं दोनों एक ही डायग्राम में बना के दिखाती हूँ। अब ये पेड़ जो है इसका गिर्थ भी बड़ा, ठीक है, ये पेड़ जो है इसका गिर्थ भी बड़ा यानी कि सरफेस एरिया भी बढ़ा और साथ साथ में इसका लेंथ भी बढ़ गया। तो हुआ ना, ग्रोथ हुआ ना, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, समझे मेरी बात। तो यहाँ पे सरफेस एरिया भी बढ़ा और इसका लेंथ भी बढ़ा। दूसरा इसका वॉल्यूम बढ़ना, मतलब वो कितनी चीजें एक जगह पे ऑक्यूपाई कर पाए वो भी बढ़ जाना, ठीक है। दैट इज योर प्लांट ग्रोथ का मेन स्पेसिफिकेशंस। तुम कब बोलोगे, मान लो अगर ये एक प्लांट है तो तुम कब बोलोगे कि ये प्लांट ग्रो कर चुका है, जब इसका साइज बड़ा होगा, जब इसका विड्थ बड़ा होगा, जब इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, तब तुम कहोगे कि भैया मेरा प्लांट जो है ना वो ग्रो हो चुका है। लेकिन क्या मैं सारे बोलूंगी सारे प्लांट के पार्ट्स ग्रो होते हैं, तो भैया यहाँ पे सारे प्लांट के पार्ट्स ग्रो नहीं होते हैं। तो कौन से पार्ट ग्रो होते हैं, जैसे रूट हो गया, फिर उसके बाद में टिप्स जो होते हैं ना बेसिकली वो ग्रो होते हैं। और जो फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वो लोग पीरियोडिक तरीके से शेडिंग दिखाते हैं, गिरते हैं। तुमने कभी रूट का सीजन नहीं सुना होगा, तुमने कभी लीफ का सीजन नहीं सुना होगा, बट इन लोगों का सीजन सुना तुमने, है ना। अभी एक छोटू सा वाटर ब्रेक लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तुम भी पी लो, आई होप समझ आ रहा है। आप लोगों का मैराथन प्लान किया था ना, तो आई यूज टू टेक मैराथन फॉर 7-8 आवर्स। 7-8 घंटे तो बस इजी, मतलब जा ही रहा था। तो उसमें ना पानी वानी अगर मैं पीती तो फिर मैं कैसे जाती ना, तो वो सब दिक्कत हो जाता। उस चक्कर में ये सब दिक्कत हो गया मेरा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अपन। प्लांट ग्रोथ का हमने बात किया। दूसरा कि किस किस तरीके से अब मेजर करा जा सकते, कौन से फेजेस में मेजर करा जा सकते ना, वो देखो। तो जो मेरे ग्रोथ के फेजेस है ना उसको मैंने मेजरली 3 फेज में डिवाइड कर रखा है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहला हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक फेज, सेकेंड हो गया आपका इलोंगेशन फेज, और थर्ड हो गया आपका मैचुरेशन फेज। तो अगर मैं मेरिस्टेमेटिक फेज के बारे में बात करूं तो इस फेज में ना जो मेरे सेल्स है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जा रहे हैं, इसीलिए तो मेरिस्टेमेटिक सेल को मैंने क्या कहा था, सेल जो कि ग्रोथ दिखाए, ठीक है। अब अगर मैं इलोंगेशन फेज के बारे में बात करूं तो नाम ही क्या लिखा है, इलोंगेशन। तो अगर तुम लोगों को लास्ट स्लाइड याद हो तो उसके अंदर मैंने क्या कहा था कि सेल के न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और अगर मैं अंदर का माल मटेरियल ही बड़ा कर दूं, एक बैग है मेरे पास, उसका अगर मैंने ऐसे ही रखा हुआ तो तुम उसको फोल्ड करके भी रख सकते हो, बट अगर मैंने उसके अंदर बोझा भर दिया तो बैग का साइज बड़ा हो जाएगा। तो अगर न्यूक्लियस
बड़ा हो रहा है तो सेल का साइज भी बड़ा होगा मेरे दोस्तों। समझे मेरे बात? तो वैसे ही मेरा सेल ने डिवाइड किया खुद को कंटिन्यूअसली, यहाँ पे उसने अपने न्यूक्लियस को भी डिवाइड किया, अपना न्यूक्लियस भी जो है उसको एक्सपांड किया। अब न्यूक्लियस एक्सपांड करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है ना, मेरा सेल का एनलार्जमेंट हुआ, मेरा सेल जो है ना वो बड़ा हुआ, और इसके बाद में मेरा मैचुरेशन फेज आया जहाँ पे सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, दो अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं और अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगते हैं। ठीक है, तो इन तीनों फेजेस में, अब इन तीनों फेजेस को आप याद कैसे रखोगे? तो MEM के थ्रू याद रख लो। M फॉर मेरिस्टेमेटिक, E फॉर इलोंगेशन, M फॉर मैचुरेशन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि याद कैसे रखना है, तो इट इज #MEM। तो M से आपका आ जाएगा मेरिस्टेमेटिक, E से इलोंगेशन और M से मैचुरेशन। तो मैं मेरे पूरे ग्रोथ के दौरान को ना 3 फेजेस में इस तरीके से डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। तो अब हम ग्रोथ रेट के बारे में बात करेंगे कि लेट अस फाइंड आउट कि किस रेट पे मेरा जो ग्रोथ है वो चल रहा है अपने प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में। सोचो साइंस कितना आगे जा चुका है, तुम्हें ये पता चल रहा है कि तुम्हारा प्लांट किस रेट पे ग्रो कर रहा है। जैसे कि तुमने बाइक चलाया तो तुम्हें एवरेज पता चलता है, माइलेज पता चलता है, आज तुम प्लांट का ग्रोथ भी एक तरीके से डिटरमाइन कर पा रहे हो। तो प्लांट ग्रोथ का मोटा मोटी मतलब होता है कि ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ग्रोथ पर यूनिट टाइम होता है। इसका मतलब क्या होता है मोटा मोटी, कि इट इज जस्ट ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब ना 2 तरीके से ग्रोथ होता है, एक होता है अरिथमेटिक ग्रोथ, एक होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होगा कि आपका, यहाँ पे ध्यान दो, एक मेरिस्टेमेटिक सेल है यानी कि जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है वो 2 सेल में फॉर्म होगा। एक मेरिस्टेमेटिक सेल वो 2 सेल में फॉर्म होगा, एक सेल परमानेंट है और दूसरा सेल जो है ना वो मेरिस्टेमेटिक है जो आगे भी डिवाइड करे। इसलिए तुम देखो, एक का 2 बना, एक परमानेंट है 2 डिवाइड कर रहा है, ये देखो परमानेंट का परमानेंट नीचे आ गया और ये नीचे आके डिवाइड किया तो 2 बन गया। फिर इसके बाद में इसमें से एक हमारा परमानेंट रहेगा, दूसरा मेरिस्टेमेटिक, तो वो डिवाइड करेगा। इसलिए ये जो ग्राफ बन रहा है ना आपका अरिथमेटिक ग्राफ बन रहा है। दूसरा आप देखो तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ, यानी कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल है उससे 2 मेरिस्टेमेटिक सेल बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे बनते 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 पूरा मेरा एक तरीके से तुमको पिरामिड दिख जाएगा यहाँ पे। समझे मेरी बात? तो दिस वाज ऑल अबाउट योर अरिथमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ। इसको अगर मैं समराइज करूं तो अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या हुआ, एक मेरिस्टेमेटिक सेल था उसने 2 सेल फॉर्म किए, उसमें से एक परमानेंट यानी कि जो डिवाइड नहीं करेगा और दूसरा मेरिस्टेमेटिक, फिर वो आगे जाके डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो है फिर 2 सेल्स बनाएगा, उसमें से एक परमानेंट रखेगा एक अरिथमेटिक, ऐसे करते करते आगे जा रहे हैं। अगर मैं ये बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 लोग खड़े हैं, 2 के आके 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, तो ऑब्वियसली मेरा जो रेशियो है वो ऐसे ही दिखेगा। बट यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ ज्योमेट्रिक ग्रोथ में, कि एक अगर मेरिस्टेमेटिक सेल है तो वो 2 मेरिस्टेमेटिक सेल बना रहा है, 2 का 4, 4 का फिर 8, तो उस तरीके से इसका अरेंजमेंट ऐसे आता है। अब आप लोगों को क्वेश्चन आ चुका है, मतलब सिर्फ डायग्राम देंगे और बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा इसमें, नहीं ग्रोथ रेट को आइडेंटिफाई कर लो, तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, मतलब देख के समझना चाहिए। पिरामिड जैसा तो ज्योमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब ना तुम लोगों को मैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बताती हूँ। ठीक है, अब रिलेटिव और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होता क्या है उस पर ध्यान देना। तो यहाँ पे अगर मैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के बारे में बात करूं, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आज 5 फीट की हूं, ठीक है, और मैं 10 साल पहले 3 फीट की थी, तो मेरा ग्रोथ जो है ना वो 2 फीट्स जो है इंक्रीज हुआ है, दैट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ। टोटल मेरा प्रॉपर ग्रोथ इतना हुआ है। रिलेटिव ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि मेरे एज में, राधा के एज में जितने लोग हैं उनका ग्रोथ कितना हुआ, उनकी हाइट कितनी बढ़ी और अब मेरी हाइट कितनी बढ़ी। बेसिकली व्हेन आई एम रिलेटिंग टू समवन, दैट इज माय रिलेटिव ग्रोथ। तो हम जब प्लांट का ग्रोथ देखते हैं ना, हम 2 तरीके का ग्रोथ देखते हैं, एक हम लोग देखते हैं रिलेटिव ग्रोथ और एक हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ में हम देखेंगे कि बाजू वालों का, बाकी प्लांट्स का कैसा ग्रोथ है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनको ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं। और एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ, कि भाई पिछले साल तो इतना ग्रो हुआ था, आज ये इतना ग्रो हो चुका है। समझे मेरी बात? तो यही होता है आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ
और रिलेटिव ग्रोथ, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब तुम जब टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना, तुम्हें डेफिनेशन एकदम दिमाग में घर कर जाएगा, लेकिन डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ते तो ये कुछ नहीं समझता, इतना ज्यादा बेसिक था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ना कंडीशंस होते हैं, कुछ कुछ कंडीशंस प्रेजेंट होते हैं ग्रोथ के, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना कि लेक्चर अटेंड करने के देयर आर सम कंडीशंस, वैसे ग्रोथ होने के हमारे बॉडी में कुछ, मतलब प्लांट के बॉडी में कुछ कंडीशंस होते हैं। कुछ इंटरनल मतलब अंदर से प्लांट डिमांड करता है, और कुछ एक्सटर्नल यानी कि बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं। अब इंट्रा सेल्यूलर फैक्टर्स, इसका मतलब विद इन सेल, मेरा विद इन सेल क्या कंडीशन है, एम आई एबल टू डिवाइड प्रॉपरली, क्या मैं एलोंगेट कर पा रही हूँ प्रॉपरली, क्या मैं मैच्योर कर पा रही हूँ प्रॉपरली। तो ये सारी चीजें जब टिक होती है ना, तब मैं कहूंगी कि इंटरनल फैक्टर्स जो है मेरे ग्रोथ के वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब इंटरसेल्यूलर का अगर मैं बात करूं, तो 2 डिफरेंट सेल्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट सेल्स के बारे में बात हो रही है, तो मैं चेक करूंगी ये सेल और ये सेल के बीच का इंटरैक्शन जो है वो सब चंगा है कि नहीं। अगर ये दोनों सेल के बीच का इंटरैक्शन इस चंगा, तो मैं समझूंगी कि हाँ, अब सॉर्टेड तरीके से चीजें चल जाएंगी मेरी। अब कभी कभी ना बच्चों को कंफ्यूजन होता है इंट्रा सेल्यूलर और इंटर सेल्यूलर में। तो इंटर कास्ट मैरिज का मतलब क्या होता है कि तुम अपने कास्ट से बाहर शादी कर रहे हो, है ना। वैसे इंटर सेल्यूलर मतलब अपने सेल से बाहर के सेल की बात, अब तो तुम नहीं भूलोगे। और इंट्रा सेल्यूलर मतलब अपने ही कास्ट में शादी करना, यानी कि विद इन द सेल बात करना। ठीक है, अब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बात किया जाए। एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि ये चीजें मुझे बाहर के सराउंडिंग, बाहर के एनवायरनमेंट से चाहिए तो मेरा ग्रोथ प्रॉपर होगा। जैसे तुम बोलते हो ना कि मुझे राधा मैम का लेक्चर देखना, तो मुझे नेट पैक भरवाना है, मुझे घर पे वाईफाई लगवाना है, या जियो फाइबर वाला वाईफाई लग, जो भी तुम लोग करते हो यार वो करना है। तो ये सब जो है तुम्हारे कंडीशंस है। बट इंटरनल कंडीशन क्या हो गया आप लोगों का? इंटरनल कंडीशन ये कि तुम्हें अंदर से मोटिवेशन आना कि बायो में तो मेरे को 100 में से 100 लाना ही है। ठीक है, तो अब मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स का बात करूं तो वाटर हो गया। ऑब्वियसली अगर मेरे पास वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो मेरा जो ग्रोथ है ना वो प्रॉपरली हो ही नहीं पाएगा। अब मैं ऑक्सीजन का बात करूं तो ऑक्सीजन जो है वो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, अब मैं न्यूट्रिएंट्स का बात करूं तो न्यूट्रिएंट्स जो है मेरे प्लांट के ग्रोथ को फैसिलिटेट करते हैं, इंप्रूव करते हैं। मैं टेम्परेचर का बात करूं तो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मेरा वाटर लॉस जो है वो डिपेंड करता है। अगर मैं लाइट का बात करूं तो लाइट जो है ये भी रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये भी भैया रॉ मटेरियल है फॉर फोटो सिंथेसिस। ठीक है, और अगर मैं ग्रेविटी का बात करूं तो ग्रेविटी में मतलब हमको टुवर्ड्स क्या बोलते हैं अर्थ के साइड, मतलब ग्रेविटेशन के साइड हम क्यों जाते हैं? सो दैट वी कैन फाइंड वाटर, हाँ हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट है, बट ग्रेविटोट्रॉफिक मूवमेंट भी तो उसी वजह से हो रहा है क्योंकि नीचे ही तो जा रही है सारी चीजें। तो देखो भैया, अगर मैं प्लांट हूँ और मुझे, तुम चाहते हो कि मैं ग्रो करूँ, तो मुझे ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स और ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत है। ठीक है, अब आगे देखो, ये ना एक बहुत बेसिक मिथ है, तुम लोगों ने ना सुना होगा कि बायोलॉजी इज इजी। तो भाई इसका डिफरेंस बता के दिखाओ, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का अगर मैं बात करूं तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि परमानेंट सेल्स का फॉर्मेशन, ध्यान दो, फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट सेल्स फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यही होता है डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है, ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो इसमें से वी ऑल नो कि 2 सेल निकल रहे हैं अगर हमारा अरिथमेटिक ग्रोथ है। तो एक जो है वो परमानेंट है और एक मेरिस्टेमेटिक है। ठीक है, दिस इज परमानेंट एंड दिस इज मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, दिस इज मेरिस्टेमेटिक। तो मेरा इस मेरिस्टेमेटिक सेल से इस मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल बनाना, मेरा इस मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल बनाना इज नथिंग बट
डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक मेरिस्टेमेटिक सेल से मैं अगर परमानेंट सेल बना पा रही हूँ, दैट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। अब रीडिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, अगेन। तो इसके अंदर अगर तुम लोग देखो, अगेन मतलब यहाँ पे अपोजिट होने वाला है। किसका अपोजिट होगा, तो भैया डिफरेंशिएशन का अपोजिट। तो इट इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन वेयर permanent cell will become meristematic cell occasionally। मतलब परमानेंट सेल जो है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे उल्टा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे मिल गया एक परमानेंट सेल, तो दिस इज माय परमानेंट सेल, डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब ये परमानेंट सेल अगर मेरिस्टेमेटिक सेल बन रहा है, अगर ये परमानेंट सेल इज एबल टू कन्वर्ट हिमसेल्फ इनटू अ मेरिस्टेमेटिक सेल, तो भैया समझ लो कि इसने रीडिफरेंशिएशन कर दिया, बट ये ओकेशनली होता है। अब तीसरा जो महारथी है हमारे पास, वो होता है री डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, सॉरी डी डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, सॉरी गाइस, एक मिस्टेक हो गई। इसको अपन डी लिखेंगे अभी, देखो आई होप ये आई, अरे आएगा ना बीड़ू, किसको क्या ही पता चला। तो यहाँ पे मैं डी डिफरेंशिएशन का बात करूंगी, प्रिंटिंग मिस्टेक था, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इस महारथी में क्या फीचर्स होते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो है ना, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम डी डिफरेंशिएशन अगेन बिकम्स परमानेंट। मतलब कि यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन के दौरान अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स बने ड्यूरिंग डी डिफरेंशिएशन, अगर मेरे पास मेरिस्टेमेटिक सेल बने तो ये फिर से जाके परमानेंट अगर बन पाए, अगर ये फिर से जाके परमानेंट बन पाए, तो दिस इज नथिंग बट योर डी डिफरेंशिएशन। मतलब यही चीज फिर से आ जानी। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, परमानेंट हो रहा था, बट यहाँ पे पहले डिफरेंशिएशन होगा, फिर से डी डिफरेंशिएशन होगा, यानी डबल बार करना, ठीक है। इतना अपने को समझ गया है, आगे बढ़ते हैं। अब ये इतना ब्यूटीफुल तरीके से मैंने तुम लोगों को डेवलपमेंट का फ्लो चार्ट बनाया ना, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो भैया। अब डेवलपमेंट क्या होता है, इसके अंदर ना बॉडी में जितने चेंजेस आ रहे हैं, सीड डेवलपमेंट से लेके आगे के पूरे ग्रोथ तक, पूरा प्लांट तुम्हारा विल्ट हो जाने तक, उसके पत्ते फूल सब झड़ जाने तक, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, वो डेवलपमेंट होता है। जैसे इंसान में कहा जाता है कि डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम वुम टिल टूम, मतलब पेट से लेके मरण तक ये डिफरेंशिएशन जो है ना, वो चलता ही जाता है। तुम ये कहते हो ना, तो वही डेवलपमेंट इनमें भी होता है। सीड जर्मिनेशन से लेके सिसेंस तक, यानी कि गेटिंग ओल्ड तक, जब प्लांट्स ओल्ड हो जाते हैं तब तक ये चलता ही जाता है, ठीक है। अब ये तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है, ध्यान दो, ये तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक सेल यानी कि ग्रोथ करता है। अगर अरिथमेटिक रहा तो एक परमानेंट बनेगा, एक आप लोगों का ये बनेगा मेरिस्टेमेटिक। अगर आप लोगों का ज्योमेट्रिक है तो दोनों आपके मेरिस्टेमेटिक ही बनेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या याद है बोला था कि ग्रोथ के लिए प्लाज्मिक ग्रोथ होना इज वेरी, सॉरी प्लाज्मेटिक ग्रोथ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही मेरिस्टेमेटिक सेल में प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ तो डिवीजन हुआ। अब डिवीजन होने के बाद 1 का 2 बन गया, 1 का 2 बनने के बाद इलोंगेशन हुआ, यानी कि मेरा सेल जो है, अगर मैं एक सेल को देखूं, वो लंबा हो गया। वो लंबा होने के बाद वो डिफरेंशिएशन करता है और फिर मैचुरेशन करता है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि मेरे मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल बनना, और फिर मैच्योर सेल बनते हैं और लास्ट में डेथ हो जाता है। अब अगर इसको मैं बहुत बेसिक में लेके जाऊं तो क्या हुआ, मेरा मेरिस्टेमेटिक सेल था, उसमें मेरा प्लाज्मोटिक डेवलपमेंट हुआ, तो एक सेल का माइटोसिस की वजह से और मियोसिस की वजह से 2 सेल बना। फिर बाद में तुमने देखा कि वहां पे इलोंगेशन हो रहा है, सेल इलोंगेशन हो रहा है, फिर डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन के बाद सेल्स मैच्योर होंगे, और जैसे ही भैया आपके सेल्स मैच्योर हो गए ना, ये सारा प्रोसेस खत्म हो गया तो इट विल लीड टू डेथ, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल से लेके ये डिवीजन होने तक इसको सेल्फ परपीचुएशन कहते हैं, ठीक है। अब प्लांट ग्रोथ के कुछ रेगुलेटर्स होते हैं जिसको पीजीआरस कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट पीजीआर भी बोल सकते हैं। अब पीजीआर होता क्या, नाम ही क्या लिखा है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। यानी कि जैसे आपके गैस में रेगुलेटर होता है ना, कि इतना तो मेरे को गैस का फ्यूम चाहिए ही, वो रेगुलेशन जो होता है ना, उसकी बात है ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि मेरा प्लांट
पर यूनिट टाइम पे कितना ग्रो कर पा रहा है, ठीक है, मेरा प्लांट पर यूनिट टाइम पे कितना ग्रो कर पा रहा है, दिस इज माय पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। अब ये कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि साइट से, अपने जहाँ पे साइट बन रहा है ना फॉर्मेशन का, जो साइट है फॉर्मेशन का, जहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में पीजीआर बन रहा है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बन रहा है, लेकिन मेरे को चाहिए अपने नाखूनों पे, तो ये यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है, और इस तरीके से रेगुलेट करता है प्लांट के पूरे ग्रोथ को। तो दो टाइप के होते हैं, एक प्रमोटर होता है, एक इनहिबिटर होता है। प्रमोटर का मतलब क्या होता है कि ये सेल के ग्रोथ को, डिवीजन को, एलोंगेशन को, ये सबको प्रमोट करेगा, ठीक है। और इनहिबिटर का मतलब क्या होता है कि वो उसको दबा देगा, बोलेगा कि ये ग्रोथ रुक जानी चाहिए या फिर ये पर्टिकुलर प्रोसेस रुक जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाहिए कि मेरा प्लांट जो है ना उसका सेसेंस जल्दी नहीं आए, तो मैं इनहिबिटर यूज कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये जो पीजीआरस है ना, इनका डिस्कवरी तो हुआ, बट उसके बाद में ना हम लोगों ने इसको आर्टिफिशियल तरीके से भी बहुत यूज किया, और राइट नाउ मैक्सिमम जितने तुम प्लांट्स वगैरह देख रहे हो, जो तुम खा रहे हो, वो पीजीआर के ही थ्रू है। वो जो तुमको आम दिखता है इस सीजन में, कोई भी सीजन में सारे फ्रूट्स दिखते हैं, उसका रीजन ही यही है क्योंकि अब पीजीआर हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से निकाल पाए हैं। अब एक एक पीजीआर हम देखेंगे। ओ सॉरी, पहला हो गया कि ऑक्सिन का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो अगर आपको चार्ल्स डार्विन याद हो, तो डार्विन और उसका बेटा फ्रांसिस डार्विन जो है, उन्होंने, उनके घर में ना कैनरी ग्रास प्रेजेंट था, ठीक है, कैनरी ग्रास। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अरे ये जो कैनरी ग्रास है ना, ये मेरे सनलाइट, मतलब फॉर एग्जांपल ये ग्रास है, यहाँ पे दोनों बाप बेटे ने, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने मिलके क्या किया, फॉर एग्जांपल ये मेरा कैनरी ग्रास है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल सन है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सन है, तो ना ये ऑब्जर्व करने के बाद कहता है कि ये ना सन की तरफ जाके बेंड हुआ। तो ही ट्राइड टू फाइंड आउट दैट रीजन। उसको, मतलब प्लांट को ये पता है कि मेरा फायदा है, अगर मैं सन के तरफ बेंड होऊंगा तो इससे मुझे ये फायदा मिलेगा कि मेरा फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाएगा, बिकॉज इट इज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो आई एम बेंडिंग टूवर्ड्स द सन, मैं कहाँ बेंड हो रही हूँ, मैं टूवर्ड्स द सन बेंड हो रही हूँ। इसका मतलब मुझे इसका लॉजिक पता है। तो इसने सोचा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, पता करता हूँ कि वो सन की तरफ क्यों गया। उसको उसका फायदा कैसे समझा, तो उसको समझा कि कोई तो चीज है, कोई तो ऐसी चीज है जो इन्फ्लुएंस कर रही है उसके बेंडिंग को। तो उसके बाद में ना उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया वो देखना। तो जब शूट टिप है ना, अब फॉर एग्जाम्पल ये शूट था, फॉर एग्जाम्पल ये शूट था, फर्स्ट कंडीशन में शूट जो था वो बेंड हो रहा था, तो इसने क्या किया ना, उसको कवर कर दिया। इसने उस शूट टिप को क्या किया, कवर कर दिया। तो जब कवर किया ना, जब इसने वही शूट टिप को कवर किया, तो सूरज भले आके यहाँ पे तातैया तातैया हो कर रहा है, स्टिल देयर वाज नो बेंडिंग। ये शूट टिप जब कवर हुआ, स्टिल अपने को कोई बेंडिंग दिखा ही नहीं। व्हेन द शूट टिप वाज कवर्ड, व्हेन द शूट टिप वाज कवर्ड, जब मेरा शूट टिप कवर्ड है तो उस टाइम पे मेरे को कोई बेंडिंग नहीं दिखा। बट ऑन द अदर हैंड, जब मैंने मेरे शूट टिप को अनकवर कर दिया, मतलब नॉर्मल कंडीशन में रख दिया, तो देन आई कुड ऑब्जर्व कि ये जो शूट है ना, वो सूरज देवता को, सूरज मामू को देख के थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा है, सूरज मामू को देख के थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं, बेंडिंग टुवर्ड्स सन, बेंडिंग टुवर्ड्स सन, है ना, लिख सकते हैं ना हम कि बेंड हो चुका है टुवर्ड्स सन। और यहाँ पे शूट जो है, शूट जो है इट वाज नॉट कवर्ड, शूट जो है इट वाज नॉट कवर्ड। तो तब उन लोगों ने समझा कि यहाँ पे ये जो बेंडिंग है ना, ये कॉज हो रहा है हमारे जो मेन टॉपिक है गेस करने का, जो सब गेस कर रहे थे कौन है, वो ऑक्सिन के वजह से। ऑक्सिन क्या करता है, यहाँ पे अगर मैं रेड से दिखाऊं, ऑक्सिन ना इसके टिप पे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये तुम लोगों को पता है कि सेल्स जो है ना वो पहले डिवाइड करते हैं, उसके बाद एलोंगेट करते हैं। तो वो जब एलोंगेट करते हैं ना, तो उसके वजह से इट रिजल्ट्स इन बेंडिंग। तब समझ आए कि अच्छा ऑक्सिन हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। अब तुम लोगों को अगर पता चले कि ऑक्सिन जो है ना वो डार्कर एरियाज में ज्यादातर फॉर्म होता है, यानी कि हाईलाइट करने वाली बात आ गई, तो इट इज मोस्टली फॉर्म्ड इन
डार्कर एरिया। डार्कर एरिया में फॉर्म होता है कि तू आगे के साइड जा, पुश हो और जाके वो सन से अट्रैक्ट हो जा कि अपने को फोटोसिंथेसिस इजीली हो पाए। ठीक है, इसलिए बेंडिंग जो है ना वो एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स के वजह से होता है डार्कर एरिया में। एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स के वजह से होता है डार्कर एरिया में। इसका मतलब अगर मुझे कुछ ग्रोथ प्रमोट करना है तो उस टाइम पे मैं क्या यूज कर सकती हूँ, ऑक्सिन यूज कर सकती हूँ। बट ना ये लोग ने डिस्कवर किया, डार्विन ने डिस्कवर तो किया बट वो लोग आइसोलेट नहीं कर पाए। तो उस टाइम पे ना FW वेंट नाम के एक साइंटिस्ट थे, ही वॉज एबल टू आइसोलेट द ऑक्सिन, मतलब शूट जो टिप है उसमें से ऑक्सिन रिमूव कर पाए वो लोग। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें तो हम लोग गिबरेलिक एसिड का कैसा, मतलब किस तरीके से हमने फाइंड आउट किया था वो देखेंगे। तो ना कुर्सोवा नाम का एक बंदा था, उसने एक फंगस देखा गिबरेला। उसने क्या देखा कि वो ना बेकैन डिसीज यानी कि फुलिश सीडलिंग डिसीज लेके आ रहा है आपके राइस के प्लांट में। फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल प्लांट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल प्लांट है। ठीक है, रुको, और इसका स्पेस कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर नॉर्मल प्लांट, और अब ना एक फंगस है, पहले मैं लिख देती हूँ, दिस इज माय नॉर्मल प्लांट, दिस इज माय नॉर्मल प्लांट। अब इसके ऊपर ना जो हमारा गिबरेला फंगस है ना उसका अटैक हो गया, यहाँ पे फंगल अटैक आ गया। तो जब फंगल अटैक आया ना उसके वजह से क्या हुआ कि यही जो तुम्हारा राइस का पेड़ था इसके अंदर ना जो वो रहता है ना, मतलब इन दोनों के बीच का स्पेस, ये दिख रहा है स्पेस, ये स्पेस इंक्रीज होके दिखने लगा। मतलब एक यहाँ है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है, ऐसे स्पेस इंक्रीज दिखा। मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंक्रीज इन स्पेस, इंक्रीज इन स्पेस। और उसके वजह से ना मेरा जो राइस है ना वो डिजीज्ड हो गया, मेरा जो राइस है ना वो अफेक्टेड वाले प्लांट की कैटेगरी में आ गया। तो नाउ इट इज एन अफेक्टेड प्लांट। ठीक है, अब ये हो गया, इसलिए इसको फुलिश सीडलिंग डिसीज कहते हैं। बट जब ये सारी चीजें हो रही है ना, ये जो फंगस है ना हमारा, ये सब सारी चीजें जब हो रही थी, ये जो फंगस है, ये जो फंगस है, ये सारी चीजें करते करते ना एक चीज प्रोड्यूस करता था जिसका नाम था गिबरेलिक एसिड। और यही गिबरेलिक एसिड जो है ना ये ग्रोथ प्रमोटर है, समझे। तो वहां पे वो उसकी ग्रोथ की वाट लगा रहा था, बट यहाँ पे जब वो गिबरेलिक एसिड को हम लोगों ने निकाला, आइसोलेट किया, तो इट इज अ ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है, अब आगे देखो, नाउ दिस इज अबाउट योर साइटोकिनिन। तो ये ना डिस्कवर किया गया, मतलब बेसिकली सेल डिवीजन प्रमोट करने वाला केमिकल है ये। अब अगर मैं टबैको का एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, अब कैसे यूज करते हैं इसको पता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर टबैको का पेड़, ठीक है, दिस इज योर टबैको का पेड़, ध्यान देना, दिस इज माय टोबैको प्लांट। और मुझे ना इसका ग्रोथ जो है ना, मुझे जो इसका ग्रोथ है ना वो प्रमोट करना है। ठीक है, मुझे इसका ग्रोथ जो है वो प्रमोट करना है। तो ये नॉर्मल फिर से टोबैको प्लांट है, मैं ग्रोथ दिखाती हूँ तुमको कैसे कैसे ग्रो करेगा। ठीक है, नॉर्मल तुम्हारा टोबैको का प्लांट हो गया, नीचे से ना तुमको रूट एलोंगेशन दिखेगा, ये दिख रहा है रूट एलोंगेशन, और ऊपर से ना तुमको थोड़ा सा शूट एलोंगेशन दिखेगा, ये दिख रहा है शूट एलोंगेशन। ये अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स के थ्रू किया गया, ध्यान देना। ये नीचे दिख रहा है तुम लोगों को, नीचे ये ऑक्सिन के इफेक्ट से किया गया है, और ये जो ऊपर है ना ये साइटोकिनिन के वजह से किया गया है। और साइटोकिनिन के थ्रू क्या होता है कि सेल डिवीजन प्रमोट होता है, सेल डिवीजन जो है वो प्रमोट होता है। इस तरीके से हम लोग इसको प्लांट में यूज करते हैं। और साइटोकिनिन भी जो है ना इट इज अ प्रमोटर, ये ग्रोथ को प्रमोट करता है, उठाता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगी एब्सिसिक एसिड यानी कि ABA की। 1960 में 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट थे, मतलब एक दूसरे को जानते नहीं थे, वो लोग ना सेम चीज डिस्कवर कर रहे थे। अब उसने उसका नाम क्या दे दिया, तो एब्सिसिक एसिड दे दिया। बट अब एब्सिसिक एसिड अपना जनरल नेम हो गया, ये 3 साइंटिस्ट अपना अलग अलग नेम देते जा रहे थे। नाम किस तरीके से वो लोग दे रहे थे कि किसका क्या फंक्शन है, उस बेसिस पे ये लोग नामकरण कर रहे थे। तो ना एक ने नाम दिया इनहिबिन बी। क्यों नाम दिया इनहिबिन बी, क्योंकि वो एक तरीके से इनहिबिटर था। वो
इनहिबिटर था। उसके बाद में वो मेटाबॉलिज्म जो है ना उसको भी डिक्रीज कर रहा है, मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर रहा है, यानी कि मेरे दोस्त वो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को एनाबॉलिज्म को कम कर रहा है और कैटाबॉलिज्म जो है ना उसको शायद उसका जो लेवल है ना उसमें चेंजेस ला रहा है, ठीक है, यानी कि मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट कर रहा है, इसलिए उसने उसको इनिबिन बी बोला। फिर दूसरा साइंटिस्ट जो था उसने क्या किया, अरे उसने उसका नाम दिया एब्सिशन 2। एब्सिशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज का विल्टिंग होना, मतलब बढ़ते जाना। तो एब्सेशन होना लीफ का, फ्रूट का, फ्लावर का, वो सब इंक्रीज किया उसने, ठीक है। दूसरा ने नाम दिया डॉर्मिन, तीसरे ने नाम दिया डॉर्मिन। तो डॉर्मिन नाम क्यों दिया, क्योंकि वो डॉर्मेंसी बढ़ाता है सीड का, मतलब मेरा जो सीड है ना काफी टाइम तक डॉर्मेंट रह जाए, यानी कि कोई ग्रोथ ना दिखाए, नो ग्रोथ, ठीक है। तो ये काम करता है आपका एब्सिसिक एसिड एंड इट इज एन इनहिबिटर, ठीक है, इट इज एन इनहिबिटर। आई होप अपने को यहाँ तक समझ चुका है एकदम अच्छे से। अब मैं तुम लोगों को एक इथिलीन का बताऊंगी, उसके बाद में तुम लोगों को मैं बताऊंगी कि किसका क्या फंक्शन है, एंड देन विल एंड दिस चैप्टर, ठीक है। अब तुम लोगों ने ना बनाना देखा होगा, ऑरेंजेस देखे होंगे, हर सीजन में मिल रहा है, तो वो किस वजह से मिल रहा है, तो ये बहुत फेमस टाइप का पीजीआर है जिसका नाम है इथिलीन। ये क्या करता है ना, ये पहली बात तो एक्वस सॉल्यूशन में यूज किया जाता है, इसको एक्वस सॉल्यूशन में यूज किया जाता है जिसका नाम है इथिफॉन, ये हेल्प करता है आपके बनाना के राइपनिंग के लिए। आपके जो ठेले वाले हैं ना, मतलब जो जहाँ से एक्सपोर्ट होता है, उनको भले पता ना हो इथिलीन क्या है, बट वो ये यूज जरूर करते हैं। और ये 2 कजिन्स ने फाइंड किया था इथिलीन, और इसके थ्रू राइपनिंग हो पाती है, जल्दी से जल्दी मेरा बनाना जो है वो राइप हो जाता है, ठीक है। अब सबका फंक्शंस देख लेते हैं साथ में। तो देखो, ऑक्सिन का अगर मैं बात करूं और मैं उसका केमिकल डेरिवेटिव देखूं, तो वो उसको इंडोल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है ऑक्सिन का, तो हमें पता है कि इट इज सेल एलोंगेशन का प्रमोशन। तो फिर बनाया किसने था, तो डार्विन ने डिस्कवर किया, और किसने अच्छे से फॉर्मुलेट किया, तो FW वेंट ने किया, ठीक है। अब ये मिलता कहाँ पे है, तो शूट के टिप्स पे, मतलब ऊपर के एरिया में, रूट के टिप्स पे, यंग लीफ पे, या फिर तुम लोगों को प्रीमोर्डियल पे मिलता है, ठीक है। अगर मैं गिबरेलिंस का बात करूं तो इसका डेरिवेटिव यानी कि इसका आर्टिफिशियल फॉर्म जो है वो है टर्पीन्स। ये हेल्प करता है एलोंगेशन प्रोवाइड करने में स्टेम के, और इंड्यूस करता है जो पार्थिनोकार्पी फ्रूट होता है ना, मतलब विदाउट सीडलेस फ्रूट, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और आपको मिलेगा ये अपाइकल बर्ड में, मतलब ऊपर वाले साइड में बर्ड के, फिर ग्रोइंग रूट टिप्स में, यंग लीव्स में। दूसरा, अगर आप साइटोकिनेंस का बात करो तो ये एडेनाइन डेरिवेटिव है, अगर तुम लोग डेरिवेटिव्स का बात कर रहे हो। सेल डिवीजन को ये प्रमोट करता है, मिलता है आपको रूट टिप्स में, सीड्स में, फ्रूट्स में एंड लीव्स में, ठीक है। अगर मैं इथिलीन का बात करूं तो इथिलीन इज अ गैस जिसको हम लोग राइपनिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना, प्रमोशन ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब इसका जो शूट एपेक्स होता है ना सीडलिंग का, वहां पे मिलेगा आपको, और राइपन्ड फ्रूट में भी मिलता है। लास्ट में आपका एब्सिसिक एसिड यानी कि ABA, वो उसका अगर आप लोग डेरिवेटिव ढूंढो तो इट इज अ कार्टिनॉइड। अब ये स्ट्रेस हार्मोन होता है और ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ग्रोथ को रोक देता है। अब ये आपको मैच्योर लीफ में मिलेगा, फ्रूट में मिलेगा, फ्लावर्स में मिलेगा, ठीक है। तो ये जो तुम लोगों को चार्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो तुम लोगों को चार्ट दिख रहा है ना, इसके ऊपर मुझे याद भी नहीं है कितने एमसीक्यूज आए हैं। इतने सारे एमसीक्यूज आ चुके हैं। मतलब आपको ऑक्सीजन दे देंगे, पूछेंगे बताओ, शॉर्ट नोट भी आता है इसके ऊपर कि कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, मतलब एमसीक्यू में सिंथेसाइज पूछ लेंगे और इसमें फंक्शन पूछ लेंगे। ये शॉर्ट नोट बोला तो आप दोनों उसको ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर के थ्रू हम ये समझ चुके हैं कि जो हमारा प्लांट है, जो हमारे अन्नदाता है, जो हमारे प्राणदाता है, उनका जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, जो उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो एग्जैक्टली मिल कैसे रहा है। तो विद दिस वी विल एंड दिस चैप्टर। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। मेक श्योर कि आप इसका नोट्स अच्छे से बनाओ, आपको नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको इसको करना है लाइक। अब इस वन शॉट को अपने सारे फ्रेंड्स ग्रुप में भेज दो और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलो बाय बाय, सी यू सून।